मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के समय एक ग्रंथ चित्रित किया गया था। जैनों की बुक है ये भी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये बुक का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसी कमल चंद्र नामक व्यक्ति से चित्रित करवाई गई थी, वो नाम याद नहीं रखना। अपने इतना याद रखें कि मेवाड़ शैली का सबसे पुराना ग्रंथ यदि कोई अपने को मिलता है तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो कि 1260 में महाराणा तेज सिंह के टाइम, सॉरी रावल लगाते थे उस टाइम तक, तो रावल तेज सिंह के टाइम में और आपके आहड़ के अंदर चित्रित किया गया था। तो रावल तेज सिंह के टाइम में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम का एक ग्रंथ चित्रित किया गया 1260 ईस्वी। एक ग्रंथ और मिलता अपने को पुराना 1423 ईस्वी में, महाराणा मोकल के टाइम। मोकल और मोकल के बाद में कुंभा आए थे, तो कुंभा के टाइम में भी जारी रहा था। सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है देलवाड़ा, यहां पर एक ग्रंथ चित्रित किया गया था सुपार्श्वनाथ चरितम। जैनों के 7वें तीर्थंकर हुए थे सुपार्श्वनाथ जी, तो सुपार्श्वनाथ जी की एक बुक लिखी गई उनके ऊपर, सुपार्श्वनाथ चरितम। चरितम अक्सर जीवनियों को कहा जाता था। तो जैनों के जो 7वें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ जी, उन पर जो जीवनी लिखी गई थी सुपार्श्वनाथ चरितम, देलवाड़ा में महाराणा मोकल और कुंभा के टाइम में 1423 के अंदर, वो भी मेवाड़ शैली का एक पुराना ग्रंथ माना जाता है। कहा तो यहां तक जाता है कि इसके अंदर सोने की स्याही का प्रयोग किया गया था इस किताब के चित्र वगैरह बनाने में या इस किताब को लिखने के अंदर, तो दिमाग में बात रहे। मेवाड़ चित्रकला वैसे भी अपनी राजस्थान की चित्रकला का उद्भव है। राजस्थान की चित्रकला यदि कहीं से प्रारंभ होती है तो मेवाड़ से प्रारंभ होती है। राजस्थान की चित्रकला का उद्गम, ओरिजिन, उद्भव यदि कहीं पर है तो मेवाड़ की चित्रकला पर है। मैं और कहूं कि मेवाड़ की चित्रकला अजंता की चित्रकला को कंटिन्यू करती है। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है हमें, वैसी वैसी कुछ आगे आपको मेवाड़ में दिखाई देती है। अजंता चित्रकला से प्रभावित है। तो मेवाड़ शैली के प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं तो याद रखना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का तेज सिंह के टाइम में आहड़ में रचा गया। 1423 में मोकल के टाइम में एक बनना शुरू हुआ था सुपार्श्वनाथ चरितम देलवाड़ा में, जो कुंभा के टाइम में जाके कंप्लीट हुआ होगा। स्वर्ण स्याही का प्रयोग किया गया होगा इसके अंदर। ये मेवाड़ शैली के प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है। मेवाड़ शैली अजंता शैली से प्रभावित दिखाई देती है। एक हम ले तो पहले भाई चावंड वाली चित्रकला या आपके उदयपुर वाली चित्रकला। और याद आएगा आपके कि हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप ने जब 1587 के आसपास में चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था 1585 के बाद में, तो उनको थोड़ा शांतिपूर्ण टाइम मिला था। मुगलों का अटैक होने बंद हो गए थे। मुगलों का अंतिम जो अटैक था वो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा कर चुका था। उसके बाद में प्रताप को जब थोड़ा शांति का माहौल मिला तो प्रताप ने वहां कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया। और जब वहां पर वो कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे तो उन्हीं दिनों के अंदर और महाराणा प्रताप ने चावंड से मेवाड़ चित्रकला की विधिवत शुरुआत की। तो चावंड से मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है सही ढंग से। इससे पहले यत्र तत्र को चित्र बन रहे थे। मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है। एक बहुत अच्छा चित्र बनाया गया था इस टाइम में चावंड के अंदर, ढोला मारू का चित्र। (1592) के अंदर ढोला मारू का चित्र बनाया गया था। ढोला मारू के चित्र यदि आप कभी देखेंगे तो एक ऊंट पर महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। वो जो चित्र हैं वो लगभग सारे ढोला मारू के चित्र हैं। तो मेवाड़ शैली के अंदर महाराणा प्रताप के समय में 1592 में ढोला मारू का चित्र बनाया गया था, जो अब तो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। अब वो हमारी नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, नेशनल म्यूजियम है, उसके अंदर रखा हुआ वो चित्र है। तो और महाराणा प्रताप के टाइम में मुख्य चित्रकार कौन था, तो मुझे जहां तक याद है मैं नाम बता चुका हूं। उस चित्रकार का नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन उन दिनों में मुख्य चित्रकार हुआ करता था। तो महाराणा प्रताप के टाइम चावंड से मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है। ढोला मारू का चित्र 1592 में इस समय बनाया गया था यहाँ पर, जो वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। नासिरुद्दीन उस समय के मुख्य चित्रकार हुआ करते थे। अमर सिंह के टाइम में जो ये नासिरुद्दीन है कंटिन्यू रहते हैं।
और इन नासिरुद्दीन ने संगीत की राग पर आधारित चित्रकारी प्रारंभ की थी। रागमाला का चित्रण किया था 1605 में। नासिरुद्दीन रागमाला का चित्रण करते हैं। ये रागमाला के जो चित्र हैं ये भी राजस्थान की चित्रकला की एक यूनिक विशेषता है। और जो रागमाला के चित्र हैं ये संगीत की रागों पर आधारित है। हमेशा मानते हैं कि संगीत में 6 राग और 36 रागनियां होती है। उन राग और रागिनियों को गाते समय कौन सा मौसम होता है, कौन सी ऋतु होती है, कौन सा समय होता है, लोगों का मूड कैसे होता है, मौसम कैसा होता है, इनके आधार पर जो चित्र बनाए जाते थे उनको रागमाला के चित्र कहा जाता था। तो याद रखना कि संगीत की राग रागिनियों के आधार पर उस समय के मौसम, ऋतु, मूड, पशु पक्षियों का नेचर, उन सब को दर्शाते हुए जो चित्र बनाए जाते थे उन चित्रों को रागमाला चित्रण कहा जाता था। 1605 में अमर सिंह के टाइम में नासिरुद्दीन ने मेवाड़ की रागमाला का चित्रण किया था। इसी टाइम एक और ग्रंथ का चित्रण किया गया था, बारहमासा। जहां तक मुझे लगता है आप नाम से पहचान पा रहे होंगे कि 12 महीनों का चित्रण किया गया है। और आप 12 मासा कभी चित्र देखना, आप चित्रों को देख के पहचान भी जाएंगे कि ये कौन सा महीना है। कि कोई चित्र है जिसके अंदर एक पौधा है, पेड़ है एक, और पेड़ की पत्तियां एकदम झुकी हुई है, पीली पड़ चुकी है पत्तियां, आसमान में सूर्य देव बहुत भयंकर तरीके से विकराल रूप धारण करके चमक रहे हैं। एक किसान एकदम बनियान के अंदर खड़ा है और पसीना आ रखा, उसके हवा भी नहीं चल रही है एकदम। मोर है साइड के अंदर, तो वो एकदम बेचारा सुस्त पड़ा हुआ है। पास में कुत्ता है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। आप देख के बता दोगे कि यार जेठ का महीना है। एक दूसरा को चित्र है, ठीक उल्टी स्थितियां है। पेड़ हरा भरा है, हल्की हल्की छींटे पड़ रही है, किसान बेहद प्रफुल्लित मुद्रा के अंदर खड़ा है, मोर पंख फैला रखे नाच रहा है, कुत्ता प्रफुल्लित मुद्रा के अंदर बैठा हुआ है। आप देख के कहोगे कि अच्छा ये सावन का महीना है, ये सावन के महीने का चित्र है। बस ये सिंपल सी बात है। 12 मासा के चित्र 12 महीनों के आधार पर बनाए गए, रागमाला के चित्र संगीत की राग रागिनियों के आधार पर बनाए गए। मैं ज्यादा संगीत के बारे में मैं जानता हूं, यदि आप में से कोई जानता हो तो बेहतर रहेगा, आप भी बता दें बाकी लोगों को भी कि संगीत के राग पर कैसे चित्र बनते हैं। बाकी मैंने जो इनकी पेंटिंग वगैरह देखी उनमें यही लगा कि संगीत के अलग अलग राग होती है, जैसे राग दीपक, राग भैरवी, राग श्री, राग मालकोस। उन रागों के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं कि राग श्री शाम के समय गाई जाती है, तो अब वो जो चित्र बनेगा उसके अंदर गायें वापस लौट रही है, मंदिर की घंटियां वो खनखना रही है, तो पता चलता है कि अच्छा शाम का सा टाइम है, शाम का टाइम है तो कौन सी राग गाई जा रही होगी इस टाइम में, तो राग श्री गाई जा रही होगी। तो ये सब राग का यूं अलग अलग टाइम वगैरह होता है कि राग भैरवी है तो सुबह के टाइम गाई जाती है, तो सुबह के टाइम का कुछ चित्र बना होगा उसके अंदर। तो ये अमर सिंह के टाइम में बनाए गए थे। नासिरुद्दीन ने 1605 में रागमाला का चित्रण किया था। जगत सिंह फर्स्ट का जो टाइम है ये मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ है। अब देखो हुआ यह है कि अमर सिंह के टाइम में 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। मुगल मेवाड़ संधि के बाद राजधानी चावंड, 28 साल चावंड राजधानी रही थी, अब राजधानी उदयपुर शिफ्ट हो गई थी। उदयपुर शिफ्ट होने के बाद में इन लोगों ने और चित्र वगैरह बनवाने शुरू किए। उदयपुर में राजधानी लगभग करण सिंह के टाइम में आई थी। 1615 में अमर सिंह तो उधर नौचौकी चला ही जाता है आपका, करण सिंह के हाथ में सत्ता आ जाती है। 20 में करण सिंह राजा बन ही जाता है, करण सिंह के हाथ में आई, पर 28 में करण सिंह मर गया, जगत सिंह राजा बने। वो एक बड़े राजा थे, दानवीर राजा थे। तो उनके टाइम में मेवाड़ शैली के अंदर कुछ नए प्रयोग किए गए, तो यहाँ से मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। उनको जब टाइम मिला बहुत अच्छे से, तो उन्होंने यहाँ पर एक चित्रशाला बनवाई थी। आप चित्रशाला को यूं समझ लीजिए कि पेंटिंग डिपार्टमेंट बनवाया था, चित्रशाला बनवाई थी। इस चित्रशाला को बोलते थे चितेरोरी ओबरी। ओबरी मतलब कमरा। तो एक पेंटर्स के लिए कमरा बनाया गया, चित्रशाला बनाई गई। वह सारे पेंटर यहाँ पे बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं। वो सारे दिन बैठ के वहां पे पेंटिंग बनाते, इसलिए उसको कहते थे तस्वीरारो कारखानों। तस्वीरारो कारखानों कहा जाता था उसको। दो अच्छे चित्रकार हुए इनके टाइम के अंदर, जगत सिंह जी के टाइम। एक हुए साहिबदीन, एक हुए थे मनोहर। ये जो साहिबदीन थे, इन्होंने राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने शुरू किए थे, इस राजाओं के इंडिविजुअल पेंटिंग्स वगैरह बनाने शुरू किए थे। साहिबदीन बहुत अच्छा चित्रकार था। साहिबदीन ने फिर एक रागमाला और बनाई थी, अलग अलग चित्रकारों द्वारा रागमालाएं चित्रित की गई, तो साहिबदीन ने भी रागमाला का चित्रण कर दिया। और एक मनोहर नाम का चित्रकार और था। तो जगत सिंह फर्स्ट का याद रखना कि इनका जो टाइम है वो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रशाला का निर्माण करवाया था, जिसको चित्रों की ओबरी या चित्रों री ओबरी अथवा तस्वीरारो कारखानों कहा जाता था। भाई तस्वीरें बनती है ज्यादा, तो तस्वीरों का कारखाना हो गया वो। साहिबदीन और मनोहर नाम के चित्रकार इनके दरबार में थे।
जिनमें जो साहिबदीन था उसने व्यक्तिगत चित्र बनाने शुरू किए थे। किसके बनाएगा? तो राजाओं के बनाएगा। और रागमाला का चित्रण इसने भी किया था, याद रहे। संग्राम सिंह सेकंड आए। संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में खूब अलग अलग प्रकार के चित्र बने थे। इनके टाइम में अलग अलग सब्जेक्ट पे चित्र बनने शुरू हुए। मैं दो सब्जेक्ट बताना चाहूंगा। एक सब्जेक्ट है कलीला दमना, और एक सब्जेक्ट है मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। श्रृंगार पे, रागमालाओं पे कई अलग अलग चित्र बने थे। फिर ये दो सब्जेक्ट क्या, दो अलग सी चीजें हैं। भारत में गुप्त काल के अंदर विष्णु शर्मा नाम के एक राइटर द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम था पंचतंत्र। एक राजा के राजकुमारों को एक ब्राह्मण द्वारा शिक्षा दी जाती है। विभिन्न कहानियां बता बताकर वो ब्राह्मण उन राजकुमारों को शिक्षित करने का प्रयास करता है। उन कहानियों की जो पुस्तक है उसका नाम था पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पुस्तक थी, शायद भारत की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है, बेस्ट सेलर बुक है पंचतंत्र। बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए वाकई। कालांतर में जब अरबों ने आक्रमण किया था तो अरबों को बुक बड़ी पसंद आई थी और अरबों ने उस बुक का अरबी में ट्रांसलेशन कर दिया था। उस बुक का जो अरबी ट्रांसलेशन है उसका नाम है कलीला व दमना, या कलीला दमना के नाम से उसका अरबी में ट्रांसलेशन किया गया था। कालांतर में अपने भारत में चूंकि अरबी और फारसी भाषाएं मुख्य भाषाएं बन गई थी मुस्लिम शासन के बाद, इसलिए कलीला दमना के अंदर जो कहानियां हैं उन सब्जेक्ट्स पे चित्र यदि किसी राजा के टाइम में बने थे तो राजा संग्राम सिंह सेकंड थे। मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार के एक नवरत्न थे जो खाने में अक्सर दो प्याज खाया करते थे, इसलिए उनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। चुटकुले सुनाया करते थे बीरबल की तरह, तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफे मतलब चित्र, उन पे जो चित्र बनाए गए थे वो भी किसके टाइम बनाए गए थे? तो संग्राम सिंह सेकंड के टाइम। तो संग्राम सिंह सेकंड के टाइम मुख्यतः दो सब्जेक्ट पे चित्र बनाए गए थे। कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो कलीला दमना की कहानियां और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। कलीला दमना क्या है? तो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र क्या है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। इतनी बातें याद रहे आपको। हम मेवाड़ चित्रकला की विशेषताएं पढ़े यदि कि क्या क्या विशेषताएं थी मेवाड़ चित्रकला में, तो मैं कहूंगा कि एक तो मेवाड़ चित्रकला जो है वो राजस्थानी चित्रकला का उद्गम है। राजस्थानी चित्रकला का ओरिजिन है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम है। प्राचीन, सबसे प्राचीन चित्रकला उद्गम है तो अपने आप में प्राचीन हो गया। खूब चटक रंग यूज में लिए गए थे, लाल रंग का प्रयोग, पीले रंग का प्रयोग, हरे रंग का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग, सफेद रंग का प्रयोग। इन रंगों के खूब सारे प्रयोग हुए। जो शिकार के दृश्य हैं उनमें 3D इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि राजा महाराजाओं का दौर था तो ऑब्वियस सी बात है शिकार के दृश्य बनाए जाएंगे। शिकार के जो दृश्य हैं इनमें 3 डायमेंशनल प्रभाव दिखाई देता है, 3D प्रभाव दिखाई देता है। जो कदम्ब के पेड़ के ज्यादा चित्र बनाए गए, बैकग्राउंड कहीं भी लिया गया तो वहां कदम्ब के वृक्ष का चित्रण अधिक था। कदम्ब के वृक्ष का अधिक चित्रण किया गया था। और तो मैं विशेषता बताऊं तो महिलाओं की जो आकृतियां वो मीनाकृति, मछली जैसी यूं महिलाएं, सॉरी मीनाकृति आंखें महिलाओं की। तो मुझे कई बार लगता है कि यार चित्तौड़ का किला भी उन लोगों ने मछली की आकृति में बनाया और महिलाओं की आंखें वगैरह बनाई वो भी मछली की आकृति में बनाई, तो शायद मेवाड़ वालों का मछली से कोई ज्यादा ही लगाव है। पुरुषों के जो कद है वो ज्यादा ऊंचे नहीं दिखाए गए, थोड़े कम कद के पुरुष दिखाए गए। पगड़ियां दिखाई जाती थी पुरुषों के, मूछें वगैरह दिखाई जाती थी, एकदम यूं गठीले बदन की स्ट्रांग बॉडी बिल्डर टाइप के से दिखाई जाते थे थोड़े। ये थोड़ी विशेषताएं याद रखिए। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम था। लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद रंगों का प्रयोग किया गया। शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव दिखाई देता है। कदम्ब के वृक्ष का चित्रण अधिक किया गया है। महिलाओं के जो चित्र हैं उनमें उनकी आंखें मछली जैसी दिखाई गई है। पुरुष थोड़े कम कद के दिखाए गए।
पुरुषों के सिर पर पगड़ियां दिखाई गई है, गर्दन छोटी छोटी दिखाई है पुरुषों की, ज्यादा बड़ी गर्दन नहीं, छोटी गिरवा। उस टाइप के से पुरुष इन चित्रों के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ चित्रकार कौन कौन थे मुख्य? हालांकि महाराणा प्रताप के टाइम में मेवाड़ की चित्रकला का विधिवत विकास शुरू होता है, पर उससे टाइम उदय सिंह के टाइम में, इनके पापा के टाइम में भी चित्रकार थे। और एक चित्रकार हुआ करते थे उन दिनों में, नानाराम। और नानाराम ने 1540 में एक बहुत अच्छा चित्र बनाया था, पारिजात अवतरण। पारिजात अवतरण ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो पारिजात का एक पौधा निकला था जिसे इंद्र ने अपने इंद्रलोक में लगा लिया था, जिसके पुष्प को हरसिंगार कहा जाता है। और कहते हैं कि मां सीता ने 14 साल वनवास के दौरान केवल हरसिंगार से अपना श्रृंगार किया था, इसके अलावा श्रृंगार के किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया था। कहा यह भी जाता है कि माता कुंती जब भगवान शिव का कुंतेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पारिजात का पौधा लगाना है इसके पास में, तो पारिजात के फूल लाए जाने चाहिए, जिससे मैं पारिजात के फूलों से अभिषेक करूंगी इसका। अर्जुन इंद्रलोक गए, वो पारिजात का पूरा पौधा ही लेकर आ गए थे। भागवत पुराण के अंदर वो एक कहानी है जिसमें अर्जुन पारिजात का पौधा ला रहे हैं। वो जो पारिजात अवतरण का, अवतरण मतलब लेके आना, वहां से उतारना, अवतरित होना अपने आप में, वो जो एक फोटो है वो 1540 में उदय सिंह के टाइम में नानाराम नाम के एक चित्रकार हुआ करते थे, जिन्होंने ये चित्र बनाया था। एक और मेवाड़ में बहुत अच्छे चित्रकार हुए, नूरुद्दीन। वो नूरुद्दीन ने एक पेंटिंग बनाई थी जगत सिंह सेकंड की। जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। और कुछ चित्रकारों के नाम लिखूं तो मैं गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, ये कुछ और यहाँ के चित्रकार थे। साहिबदीन, नासिरुद्दीन और आपके मनोहर, उनके नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी वाले ये थोड़े थे। तो नानाराम जो थे उन्होंने 1540 के अंदर पारिजात अवतरण नाम का एक चित्र बनाया था। ये थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर और ध्यान में रहे ये बात भी अपने। नूरुद्दीन ने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, नासिरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर भी अन्य चित्रकार थे। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा नाम